देखो बहुत देर हो गई है, अभी तक कोई मेरी मदद के लिए आया नहीं है। आधा घंटा हो चुका है, पढ़ने में मन भी नहीं लग रहा, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्लीज़ हेल्प मी। शायद इसको कोई पढ़ के मुझे बचा ले। तो अपन लिखेंगे PLE प्लीज़ HELP हेल्प मी। मैं यहाँ फंस चुका हूँ, मेरी मदद करो। अरे यार कोई तो करो। तो सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है आज की हमारी नई कक्षा में। आज की कक्षा जो कि समाजशास्त्र की रहेगी, अंग्रेजी में से सोशियोलॉजी कहते हैं। और आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाई दिस सब्जेक्ट इज सो इम्पोर्टेंट फॉर यू। आप लोग बैचलर ऑफ आर्ट्स की पूरी क्लास है, 12वीं कक्षा पास करके आए हैं। सरकार ये कहती है कि अगर कोई व्यक्ति बीए कर लेता है तो वो कलेक्टर बनने के लायक होता है। कलेक्टर अपने ज़िले का राजा होता है, मालिक होता है। लगभग 2.5 से 3 मिलियन जो पॉपुलेशन होती है उसे संभालने की योग्यता रखता है। तो आप ही की कक्षा में से कोई बच्चा जज बनेगा, आप में से कोई एक कलेक्टर बनने वाला है और आप में से कोई राजनेता बनने वाला है ना। तो अभिनेता भी आप लोगों में से बनेंगे। तो ऐसे में ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि समाज में रहते हुए समाजशास्त्र की विषय वस्तु को समझना। समाजशास्त्र वास्तव में होता है क्या? देखो 13वीं से 15वीं शताब्दी के बीच में दर्शन शास्त्र, पोलिटी, ये सब सब्जेक्ट एक में ही पढ़ा करते थे। लेकिन जैसे जैसे विस्तृत गहन डीप एनालिसिस करा, लोगों ने अध्ययन करना शुरू करा, तो लोगों को एहसास हुआ कि समाजशास्त्र को एक भिन्न विषय के रूप में स्थापित करने की आवश्यकता पड़ गई है। होता क्या कि जब अपन एक ही डायरी में लिख रहे होते हैं वो भर जाती है, तो अपन क्या कहते हैं नई डायरी बना लेते हैं। तो एक नया सब्जेक्ट चलने लगा लगभग 18वीं सदी के बाद में। नाम अगर कोई पूछे तो फ्रांस के 2 मिनट थे, उनका नाम था सेंट साइमन और दूसरे आदमी का नाम था आप बताइए। बातें नहीं करूँगी क्लास में, है ना, आज पहली क्लास इसलिए छोड़ रहा हूँ। दूसरे व्यक्ति का नाम था यहाँ पर ऑगस्ट कोम्टे। ऑगस्ट कोम्टे ने 1836 के अंदर सोशल स्टडीज़ या समाजशास्त्र की स्थापना करी थी 1838 में औपचारिक रूप से। इतना आप लोगों को ध्यान में रहना चाहिए। एक आपसे बार पूछा जाता है प्रबोधन काल के बारे में, व्हाट इज एनलाइटमेंट। प्रबोधन काल रेनेसांस से अपन बोलते हैं। प्रबोधन काल ही पुनर्जागरण है, दिव्य ज्ञान की प्राप्ति है। पुनर्जागरण का बेसिक मतलब ये होता है कि हम लोगों ने, मतलब यूरोपियंस की बात कर रहा हूँ, उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, उन लोगों ने ये जान लिया था कि उनके जो डेली ऑपरेशन है, दैनिक व्यवहार है, संक्रियाएँ हैं, उन सब में दिक्कतें आ गई। हुआ क्या था कि 11वीं सदी से 15वीं सदी के आसपास वहाँ पर हद से ज़्यादा समस्याएं उत्पन्न हो गई थी। समस्याएं कैसी? जातिवाद तो नहीं था वहाँ पर, धार्मिकता, पॉप कल्चर, है ना, सामंतवादी व्यवस्था, टैक्स हद से ज़्यादा लेना, नैतिक न्याय न होना, अंकुश राज्य व्यवस्था शासन, इन सभी चीज़ों की वजह से तो तुर्कों ने आक्रमण किया था कुस्तुतुनिया के ऊपर। कुस्तुतुनिया से भागे हुए लोग जो यूनान कहलाए वो आकर के शरण ले लिए यूरोप में आके देखा, तुमने कहा यार ये तो कितने ज्ञानी हुआ करते थे, कितने समझदार हुआ करते थे, कितनी अच्छी इनकी व्यवस्था थी हॉस्पिटल की, कितनी अच्छी व्यवस्था, कितनी अच्छी तकनीक, कितना अच्छा ज्ञान, कितना अच्छा सदव्यवहार, आचार व्यवहार, समाज, कितना कुछ नहीं था। आज ये सारे लोग आपस में लड़ रहे हैं, सामंती व्यवस्था में बंधे फंसे हैं। देश की पॉपुलेशन का 20% जो पोप है, जो रसूखदार लोग, जो पैसे वाले हैं, उन लोगों के पास 80% से ज़्यादा संपत्ति है, ज़्यादा हद से ज़्यादा उनके पास पैसे, रुपया, ज़मीन, सब कुछ है, पावर है। और जो बाकी 80% लोग हैं उनके पास 20% के आसपास सिर्फ खेती करने के और मजदूरी करने के और इन सब के राइट्स है। उन चीज़ों के लिए उन्होंने लड़ा, धीरे धीरे उन्होंने पुनः जागरण किया। अपन देखते हैं कि 1789 के अंदर एक क्रांति हुई थी, फ्रांस की क्रांति। उस फ्रांस की क्रांति के अंदर 2 आदमी थे, एक सेंट साइमन था, दूसरा व्यक्ति था अपने ऑगस्ट कोम्टे। उसने देखा कि समाज कितना तेजी से बदल रहा है। उसने देखा कि पहले सामंतवादी व्यवस्था थी, अब समाजवाद की तरफ जा रही है। जो कार्ल मार्क्स ने भी कहा था अपनी पुस्तक के अंदर कि एक दिन समाजवाद आएगा, सारे पूंजीपतियों के खिलाफ सर्वहारा और श्रमिक मजदूर वर्ग मिलकर के एक विशेष प्रकार की क्रांति करेंगे। उस क्रांति के माध्यम से हम लोग जो है इन पूंजीपतियों को दबा देंगे, इनके ऊपर संसाधनों पर हमारा हक होगा। हालांकि इस व्यवस्था को तो कार्ल मार्क्स ने कहा कि लगातार चलती रहती है। एक तबका ऊपर उठता है, उनके पास पावर्स होती है, वो शोषण करता है, फिर शोषित वर्ग आपस में मिलजुल करके उस सत्ता को नीचे दबा देते हैं। सब कुछ प्राकृतिक, द लॉ ऑफ नेचर का नाम दिया उसने। फिलहाल अपन उसके बाद में जाएंगे प्रबोधन काल में क्या क्या हुआ, ये सब कुछ बताने वाला था। तो प्रबोधन काल में क्या हुआ, अगर आपसे युग पूछे तो मध्य युग से आधुनिक युग के मध्य की काल अवधि में पुनः यूरोप की जनता के अंदर अपने धर्म के प्रति
अपनी दैनिक व्यवहार के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति जागरूकता आई, चेतना जगी, फिर से जीवन यापन करने लगे, गरिमा में जीवन जीने लगे, सामंतवादी व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाने लगे, ये सारी चीज़ें करने लगे। पूंजी औद्योगिकरण हुआ, वैज्ञानिक तार्किक दृष्टिकोण, धर्म को बढ़ावा दिया, ठीक वाला धर्म को बढ़ावा दिया, नैतिकता वाला ड्यूटी के फॉर्म में धर्म को। किसी को कोई डाउट है? नहीं। मेरे को घड़ियों का बहुत शौक था, 3 घड़ियाँ खरीद रखी मैंने। एक बार मेरे साड़ा जी का फोन आया, मैं जयपुर में था, इधर कोई सेमिनार में प्रोग्राम कर रहा था। साड़ा जी ने मुझसे मेरे को आकर के कहा कि वह और जीजा जी कोई फ़ोन तो दिला दो। मैंने कहा अच्छी टेंशन करी, चलो मेरे साथ कौन सा चाहिए। लेके गया एप्पल के स्टोर में, 3 मोबाइल करा दिए। मैंने कहा और कुछ? उन्होंने कहा नहीं, मैं तो आपका टेस्ट ले रहा था। तो आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूँ, जयपुर के अंदर मेरी 3 बिल्डिंग बन रही है, उसमें से एक बिल्डिंग बस 2 साल में कंप्लीट हो जाएगी। तो लेक्चर दे दे के भी थक गया यार, कोई नहीं रहा। अरे कौन तो आ जाओ, बंद करना पड़ेगा लेक्चर।